गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री की टॉप 15 क्वेश्चन आंसर की सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहेगी। आज ही हमारे इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1 है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि केमिस्ट्री का मैंने मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। केवल 4 से 5 चैप्टर ही बचे हुए हैं और इन चैप्टर्स को भी मैं बहुत ही जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। मैं आपको बता दूं अभी तक केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने टोटल 113 वीडियोस बनाई हुई हैं, यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड टोटल मैंने अभी तक 113 वीडियोस बनाई हुई हैं। आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। टोटल 113 वीडियोस हैं। सभी चैप्टर्स मैंने इस प्लेलिस्ट में लाइन से इंक्लूड कर दिए हैं। तो अभी से आप लोग अपनी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तभी आप लोग टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 113 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी चैप्टर्स मैंने प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिए हैं 2022 के, और इस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टोटल 113 वीडियोस हैं केमिस्ट्री की। आप लोग अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्जाम होने से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। और आगे जो चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, मैंने आपको बताया कि केवल 4 से 5 चैप्टर्स ही बचे हुए हैं केमिस्ट्री में। मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा और केमिस्ट्री का सिलेबस आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और यह क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत ही जरूरी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना दी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो परमाणु क्रमांक हमें 15 यहां पे पहले से ही दिया गया है। देखिए, परमाणु क्रमांक 15 ये किस तत्व का होता है? तो ये होता है फास्फोरस का। किसका होता है? फास्फोरस का। और फास्फोरस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं फास्फोरस P, और परमाणु क्रमांक किसका कितना होता है? 15 होता है। अब इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाता हूं। 1s2 हो जाएगा, 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6। क्या आएगा? 2p6। फिर इसके बाद 3s2। अब यहां तक पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए हैं। तो देखिए 1s2 यानी पहले में यहां पे 2, फिर ये 2 4, 6 4 10, 2 12, यानी टोटल अभी हमें 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। तो 3s2 के बाद आपका यहां पे क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3p3 मैंने लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 ना, तो पहले में देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे में देखिए 2s2 और 2p6 यानी 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 2,8। अब तीसरे में देखिए 3s2 और 3p3 यानी 2 और 3 मिलके 5, यानी 2,8,5। ये हमने फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, जो कि परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है, फास्फोरस का ही होता है। तो परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,8,5। हमसे पूछा गया कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए बाह्य कक्ष ये है, सबसे बाह्यतम कक्ष यहां पे कौन सा है, जो ये 5 यहां पे आया हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 5 है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाह्यतम कक्ष आपका यही वाला है, देखिए सबसे पहला, फिर ये दूसरा, ये बाह्यतम आपका यही है। और हमसे यही पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों के बाह्य कक्ष में, या फिर यहां पे कोश भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो बाह्यतम कक्ष में या फिर आप बोलिए बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो पहले ही बना दी है, आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की केमिस्ट्री की, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ये किस चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर दिया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना। यह चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है वो सब चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस को लेकर परेशान हैं, तो आप लोग सिलेबस को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने पॉलिटेक्निक का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवाया हुआ है, बस आप लोगों को पढ़ना है और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो मैं आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है कि फिटकरी में कितने क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही इजी है। आपको यहां पे ध्यान क्या देना है, बस आपको फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला पता होना जरूरी है। अगर आपको फिटकरी का रासायनिक सूत्र पता है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता क्या है वो मैं आपको सबसे पहले लिख के बता दूं। देखिए K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, यहां पे 3 मैंने लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, थ्राइस पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये होता है फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला। और हमसे पूछा गया कि फिटकरी में कितने क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो आप इस फॉर्मूले में देखिए आपको जल कहां पे लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप बोलेंगे ये लिखा हुआ है H2O, क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र H2O ही तो होता है। और H2O के पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है, 24H2O, यानी फिटकरी में कितने क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं, तो आप बोलेंगे 24 अणु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा
24 अणु बोल सकते हैं, 24 अणु, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। करना कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला यहां पे पता होना जरूरी है। फिटकरी का क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये 3 यहां पे लिखा है, इसको हम थ्राइस पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फिटकरी में कितने क्रिस्टलन जल के अणु की बात हो रही थी यहां पे। तो देखिए जल आपका H2O यहां पे लिखा हुआ और इसके पहले कितने अणु, 24, तो आप बोलेंगे यहां पे 24 अणु उपस्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और यह सीरीज आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहेगी। और जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं अगर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बर्जीलियस ने। अब यहां पे लिखा है कि तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की, ये क्या होता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा दूं, जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट आपका होता है ऑक्सीजन, ये मैंने यहां पे लिख दिया। या फिर आप बोल दीजिए कार्बन, ठीक है, कार्बन आपका एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है। तो कार्बन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कार्बन को हम शॉर्ट में सी लिखते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही क्या हो जाएगी, तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली इसी को कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम शॉर्ट में ओ लिखते हैं ना, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी ही तो लिखते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही है तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किया था बर्जीलियस ने। यह आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, शॉर्ट में इसको हम पी लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं, नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह है तत्वों के प्रतीकों के निर्धारण की आधुनिक प्रणाली। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, यह किया था बर्जीलियस ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्न में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। यहां पे कृत्रिम वर्षा की बात हो रही है। क्या लिखा है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्न में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी दिया अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी दिया सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सिल्वर आयोडाइड। ये आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्न में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है, तो ये यौगिक होता है सिल्वर आयोडाइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला इसका होता है AgI, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ऑप्शंस आपको फॉर्मूले के रूप में लिखे हुए मिल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आपको NaOH लिखा हुआ मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिखा है, यहाँ पे आपको NH4Cl लिखा हुआ मिल जाएगा ऑप्शन में। और सिल्वर आयोडाइड की जगह AgI आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसे भी आपको ऑप्शंस लिखे हुए मिल सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अमोनियम क्लोराइड हम नौसादर को बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl और सिल्वर आयोडाइड का AgI। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ था, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्न में से कौन
कौन सा यौगिक छिड़का जाता है, तो आप बोलेंगे सिल्वर आयोडाइड। फॉर्मूला इसका होता है AgI। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है और आपके एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1998 यानी 1998 के एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यह क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 15 होगा। अब कैसे 15 हुआ, चलिए ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है तभी आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हमें परमाणु क्रमांक 7 यहां पे दिया गया है। परमाणु क्रमांक 7 होता किसका है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 ये मैंने यहां पे लिख दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 3 की जरूरत और है तो क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। तो 2 2 4 3 7 हो चुका है। अगर जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे, 2s2 दूसरे में देखिए, दूसरे में 2 और फिर इसके बाद ये 3 5 यानी 2,5 ये क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना अगर आपको नहीं आता है तो मैंने वीडियो पहले ही बना दी है, आप चैनल पर जाइएगा 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक किस चैप्टर में दिया गया है, परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, और ये चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाया है। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये सब मैंने करना पहले ही बता दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें क्या मिल गया 2,5 मिल गया है। तो मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें क्या मिल गया 2,5, ठीक है। और हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ था, ये वाला हुआ था ऑप्शन ए, यानी परमाणु क्रमांक हमारा क्या करेक्ट आया था 15 आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक होगा, तो परमाणु क्रमांक 15 होगा। अब मैं आपको परमाणु क्रमांक 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाता हूं। देखिए परमाणु क्रमांक 15 होता है फास्फोरस का, तो ये मैंने यहां पे मैंने शॉर्ट में पी लिखा, पी से मतलब फास्फोरस से। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, अभी ऊपर ही मैंने आपको करके बताया हुआ था फास्फोरस का, और लास्ट में क्या आएगा 3p3 आएगा, ठीक है। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 2p6 यानी 6 और 2 मिलके 8, फिर इसके बाद यहां पे तीसरे में देखिए 3s2 3p3 यानी 2 और 3 मिलके 5, 2,8,5 ये फास्फोरस का हमें यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल रहा है। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में, या फिर आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5 है। और यहां पे देखिए फास्फोरस के भी बाह्यतम कक्ष में या फिर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 5 ही है। यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, समान है, सेम है। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी बाह्यतम कोश में और 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में भी है। इसीलिए यहां पे परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 15 हो जाएगा, जो कि फास्फोरस का होता है। तो मैंने आपसे कहा ना
कि टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, फिर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे दिया है कि लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो यहां पे तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछा जा रहा है। देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। किस चैप्टर का है? परमाणु की संरचना का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। मैंने आपको अभी बताया ना कि आप चैनल पर जाइएगा 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैप्टर परमाणु की संरचना, चैप्टर नंबर 4 है, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया हुआ है, एक एक पॉइंट मैंने समझाया हुआ है। तो यहां पे हमें परमाणु क्रमांक पहले से ही दिया है। कभी कभी क्या होता है कि परमाणु क्रमांक हमें नहीं दिया जाता, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के कम से कम 40 तक के तत्वों के नाम आपको पता होने चाहिए और उनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि लोहे का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 8 होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब चलिए, लोहे का परमाणु क्रमांक तो हमें यहाँ पे पहले से ही दिया है। देखिए, लोहे को हम क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको आयरन भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, देखिए लोहे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं लोहे को, ये आपको ध्यान रखना है। लोहे का प्रतीक Fe होता है, तो मैं ऊपर लिखता हूं Fe। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 26। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा 3s2, 3s2 के बाद यहां पे आएगा 3p6, फिर इसके बाद 4s2। अब देखिए यहां तक पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, यानी इसके बाद जो आएगा 3d आएगा और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर देंगे, यानी टोटल 6 की जरूरत थी। अब यहाँ पे 26 हो चुका है, आप काउंट कर लीजिए। 2 2 4, देखिए 2 और 2 4, अब 4 में 6 जोड़ेंगे 10, फिर 10 2 12 6 18, 2 20 6 26, ये हो चुका है। लेकिन अभी ये क्रम से नहीं लिखा हुआ है। देखिए 3d पहले आएगा, 4s2 बाद में चला जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, जो 3d6 लिखा हुआ है इसको हम पहले लिख देंगे। 4s2 के पहले 3d6 लिखेंगे, फिर इसके बाद यहां पे 4s2 हो जाएगा। अब मैंने इसको क्रम से लिख दिया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के कुछ नियम होते हैं, ये सब नियम मैंने आपको बताए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं रूल के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं। अगर आपको रूल ही नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए आपको रूल समझना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर लिया है। देखिए 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 और यहाँ पे 6 24 और 2 26, ये आपका हो गया। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में देखिए 2s2 और 2p6, यानी 2 और 6 मिलके 8, यानी 2,8। अब तीसरे में देखिए 3s2, 3p6 और 3d6, तीसरे में आपको देखना है। तो देखिए 2 6 मिलके 8 और 8 6 अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 14, यानी 2,8, 14। अब चौथे में देखिए केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन है 4s2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी 2,8, 14, 2 कहाँ पे दिया गया है, ये आपका दिया गया ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2,8, 14, 2। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको करना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना दी है, जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी आगे भी मैं आपको कई क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए पहले हम रूल के अकॉर्डिंग
आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अगर रूल आपको पता होंगे तभी आप कर पाएंगे, तो रूल मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो पहले आप रूल पढ़ लीजिएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यह आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए दिया गया बेरियम, ऑप्शन बी स्ट्रोंशियम, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्ट्रोंशियम। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, देखिए आतिशबाजी से मतलब फायर वर्क से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी स्ट्रोंशियम हो जाएगा। अगर लेकिन आपसे यहां पे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी में लाल रंग की जगह क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी में हरा रंग, क्या पूछ लिया जाए कि हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर हरा रंग पूछा जाएगा तो आपका आंसर बेरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आतिशबाजी में यानी फायर वर्क्स में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, अगर लाल पूछा जाएगा तो आप स्ट्रोंशियम बोलेंगे, अगर हरा रंग पूछा जाएगा तो आप बेरियम बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यहां पे लाल रंग पूछा गया था तो करेक्ट आंसर आपका स्ट्रोंशियम होगा। स्ट्रोंशियम को शॉर्ट में हम SR लिखते हैं, SR से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर लाल रंग की जगह आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे यहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाल की जगह हरा रंग, तो अगर हरा रंग पूछा जाएगा तो आप बेरियम बोलेंगे और बेरियम को हम BA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, रासायनिक नाम आप लोगों से पूछे आते हैं, सूत्र पूछा जाता है, तो इस टॉपिक पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने आपको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र सब बताए हुए हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी मैंने करवाया हुआ है। कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, चैनल पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों से यहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और देखिए, मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पहले बताया हुआ है, सूत्र भी बताया हुआ है। देखिए, सूत्र के ऊपर, रासायनिक सूत्र के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे लिखा हुआ है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। यह आपसे पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। और ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा। और ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड मैंने करीब 100+ क्वेश्चन कराए हुए हैं। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सब
सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और 2 वीडियोस तो मैंने केवल ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर ही बनाई हुई है। अगर आप वीडियो देख लेंगे ना और अच्छे से पढ़ लेंगे तो सेम वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप यहां पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, मैं आपको लिख के बताता हूं। K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला। देखिए कभी कभी क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह आपको यही लिखा हुआ मिल जाएगा कि K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला भी नहीं लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला जो होता है K2Cr2O7 होता है। अब इसमें हमें यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो क्रोमियम कहाँ पे है, ये है, ये क्रोमियम है। क्रोमियम को हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी की ऑक्सीकरण संख्या हमें Cr की यहां पे निकालनी है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी होती है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो Cr के नीचे अंडरलाइन कर दिया और इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, K2 लिखा है। K से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, पोटेशियम से हो जाएगा। और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। यानी पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है, चाहे आप प्लस लगाएं ना लगाएं, ऐसे 1 लिखे इसका मतलब भी प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। और कितने पोटेशियम है, यहां पे 2 है क्योंकि K2 लिखा हुआ है। तो 2 × 1 = 2, यानी K2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम यहां पे लिख सकते हैं 2। तो K2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा 2। फिर इसके बाद मैं यहां पे प्लस का साइन लगाऊंगा। फिर यहां पे Cr2 लिखा हुआ है, तो Cr इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी ही है, तो इसको हम x मान लेंगे। और यहां पे Cr2 लिखा हुआ है 2, तो 2 × x आपका हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 2x। यानी Cr2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Cr2 की जगह हम लिख सकते हैं 2x। फिर प्लस का साइन, O7, O से मतलब हमारा ऑक्सीजन से हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। और कितने ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन यहां पे हैं, तो 7 × -2 = -14। यानी O7 की जगह हम क्या लिखेंगे, -14 लिखेंगे। तो यहां पे हमारा क्या आया हुआ है, हमारा आया -14। ठीक है, O7 की जगह लिखेंगे। देखिए ये प्लस लगा है और ये -14, माइनस प्लस मिलके माइनस, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का साइन हटेगा और माइनस, और O7 की जगह यहां पे आपका 14 आ ही जाएगा, =0 होगा। क्योंकि K2Cr2O7 के ऊपर कोई चार्ज यहां पे नहीं लगा है, ना प्लस का ना माइनस का, इसका मतलब = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे अगले स्टेप में ये देखिए, ये -14 है और ये +2 है। क्या है, -14 है और इसके पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है आपका, ये +2 लिखा हुआ है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा और सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर -12 मिलेगा। क्योंकि -14 बड़ा है, +2 छोटा है, माइनस का साइन बड़ा और प्लस का साइन छोटा है। यानी ये -14 और ये +2 सॉल्व करने पर आपको -12 मिलेगा अगले स्टेप में। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। यहां पे देखिए 2x तो ऐसे ही रहेगा, 2x और ये -14 + 2 सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -12 = 0, जो कि अभी मैंने आपको नीचे सॉल्व करके दिखाया भी हुआ है। तो 2x - 12 = 0, या फिर अगले स्टेप में 2x = ये -12 है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 0 है और इधर आके ये -12 आके +12 हो जाएगा और 0 + 12 करने पर आपको 12 ही मिलेगा। यानी 2x = अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x = 12 और यहाँ पे अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। ये 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, यानी +6 यहां पे ऑक्सीकरण संख्या निकली हुई है
क्रोमियम की। तो +6 कहां पे दिया है? ऑप्शन सी में आपका यहां पे दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा +6, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, क्योंकि x की वैल्यू को हमने निकाला है और x हमने क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को ही तो माना था। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? +6, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड मैंने आपको 100+ क्वेश्चंस पहले ही कराए हैं, चैनल पर वीडियोस हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु, यहां पे धातु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धातु की बात हो रही है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पे धातु की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर आपका पारा होगा, जिसको आप मरकरी के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट में इसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि धातु की बात हो रही थी तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पारा, जिसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं, Hg लिखते हैं इसको शॉर्ट में। अगर देखिए यहां पे धातु लिखा था तो हमारा पारा करेक्ट हुआ था, लेकिन धातु की जगह अगर यहां पे क्या लिख दिया जाए? अधातु लिख दिया जाए। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अगर अधातु लिखा जाएगा तो पहली बात ऑप्शन भी आपके यहां पे चेंज हो जाएंगे। अगर अधातु पूछा जाएगा बस आपको ध्यान रखना है ब्रोमीन, बस क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु पूछेगा तो पारा और अधातु पूछेगा तो आप बोलेंगे ब्रोमीन, जिसको हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए आपको यहां पे धातु की जगह अधातु भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो अधातु लिखा हुआ मिलेगा तो ऑप्शन में आपका ब्रोमीन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन ही करेक्ट होता है अगर अधातु पूछा जाए। और रही बात धातु की, तो धातु का तो मैंने बताया ही पारा होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में आपको सोना की जगह यहाँ पे Au लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि इसको Au से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। पारा की जगह Hg लिखा हुआ मिल सकता है, चांदी की जगह Ag लिखा हुआ मिल सकता है और ब्रोमीन की जगह Br। तो ऐसे भी आपको ऑप्शंस लिखे हुए मिल सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे क्वेश्चन है कि कैलोमल निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन क्या है कि कैलोमल निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको सभी धातु और उनके अयस्क के बारे में बताया हुआ है। और इसके अलावा मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 40+ क्वेश्चंस भी अलग से करवाए हुए हैं। तो ये सभी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि केमिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है, केवल 4 से 5 चैप्टर ही बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, सिलेबस ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कैलोमल निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो ये होता है पारे का। ये आपको ध्यान रखना है, पारे का, या फिर आप बोल सकते हैं मरकरी का। चाहे आप मरकरी बोलिए चाहे पारा बोलिए, बात एक ही होगी। मरकरी को पारा और पारे को ही मरकरी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जो कैलोमल है किस धातु का अयस्क होता है? पारे का होता है। और इसके अलावा एक होता है सिनेबार, सिनेबार एक होता है, ये भी मरकरी यानी पारे का ही अयस्क होता है। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में, 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में, कि सिनेबार किसका अयस्क होता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो पारे का होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो देखिए कैलोमल भी होता है,
मरकरी का यानी पारे का अयस्क और सीने बार भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है और यही दोनों आपको ध्यान ही रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो पारे से रिलेटेड आपका आएगा, अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक्स के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी एस्प्रिन, ऑप्शन सी टिंचर आयोडीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी टिंचर आयोडीन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए औषधि, ये पूरा टॉपिक, इसके ऊपर पूरा टॉपिक मैंने अलग से कवर किया है, एक वीडियो अलग से बनाई है जहां पे मैंने आपको सभी औषधि के बारे में बताया है कि एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं, सभी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टिंचर आयोडीन ये है, इसको हम प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग की जाती है? टिंचर आयोडीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? अब देखिए यहां पे अमोनिया गैस लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ था पहले ही। तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, सोडा लाइम, कैल्शियम क्लोराइड, बिना बुझा चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे बिना बुझा चूना लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला CaO होता है और देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मूला CaO होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है बिना बुझा चूना, इसका ऑप्शन सी फॉर्मूला CaO, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है। देखिए किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। यह चैप्टर पूरा मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है और यह क्वेश्चन तो मैंने आपको 3 से 4 बार पहले भी करवाया हुआ है। मैंने आपसे कहा आप जाइए 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा केमिस्ट्री की, वहां पे आपको यह चैप्टर मिल जाएगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, और ये चैप्टर का ये क्वेश्चन भी मैंने पहले सॉल्व कराया है, तो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक 20 आपका दिया गया है। परमाणु क्रमांक 20 होता किसका है? आप बोलेंगे कैल्शियम का, जिसको हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कैल्शियम Ca और इसका देखिए एटॉमिक नंबर 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 2p6 3s2, फिर इसके बाद देखिए चेक कर लेते 2 2 4 6 4 10 2 12 तक हो चुका। फिर इसके बाद 3p6 हो जाएगा 12 6 18, फिर इसके बाद 4s2। तो ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, परमाणु क्रमांक 20 ही होता है। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। पहले में देखिए 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में देखिए 2s2 2p6 यानी 2 और 6 मिलके 8, फिर इसके बाद तीसरे में 3s2 3p6 2 और 6 मिलके 8 यानी 2,8,8 और लास्ट में देखिए चौथे में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे लिख देंगे 2। अब देखिए हमसे पूछा गया कि किस आवर्त में यानी किस पीरियड में रखा जाएगा। तो आवर्त निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे कोषों की संख्या को गिन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 कोष यहां पे हैं। कितने? 4 हैं। ये पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा,
ठीक है, या फिर आप इसको कक्ष भी बोल सकते हैं, कक्ष बोलिए कोष बोलिए, बात एक ही होगी। तो 1 2 3 4, यहां पे 4 कोष हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किस आवर्त में रखा जाएगा, तो यह रखा जाएगा चौथे आवर्त में। किसमें, चौथे आवर्त में। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया गया, चौथे में बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं चतुर्थ में, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे चतुर्थ आवर्त में। तो यहां पे ऑप्शन में शुद्ध हिंदी में दिया है चतुर्थ आवर्त में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे करना था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,8,8,2 मिला। अब यहां पे कोषों की संख्या या फिर आप बोल सकते हैं कक्षों की संख्या आप देख लीजिए 1 2 3 4 था, तो इसीलिए चौथे आवर्त का यहां पे हो जाएगा चतुर्थ आवर्त का। किस आवर्त में रखा जाएगा, चतुर्थ आवर्त में। अब देखिए यहां पे आपसे आवर्त पूछा गया था, तो यहां पे हमारा क्या करेक्ट हुआ, चतुर्थ हो गया ना, ठीक है। अगर आपसे आवर्त की जगह क्या पूछ लिया जाए, आवर्त की जगह अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ग, कि किस वर्ग में रखा जाएगा, वर्ग या फिर आप बोलिए समूह, क्या बोलिए, समूह। वर्ग और समूह दोनों एक ही होता, चाहे वर्ग बोलिए या समूह बोलिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस वर्ग में इसे रखा जाएगा, अगर आपसे वर्ग या समूह पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक 20 है, इसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है ना, तो इसलिए किस वर्ग का हो जाएगा, दूसरे वर्ग का। रोमन में लिखेंगे ऐसे सेकेंड, और क्या हो जाएगा, ए लिख देंगे। यानी अगर आपसे वर्ग पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ए। ध्यान रखिएगा ये रोमन में मैंने गिनती लिखी हुई है सेकेंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2a करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो वर्ग क्या हो जाएगा, सेकेंड ए। वर्ग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख लीजिए, इसमें 2 था तो ये सेकेंड लिखा और इसके आगे हम ए लिख देंगे। आप पेरियोडिक टेबल उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको जो कैल्शियम है ये सेकंड ए में ही देखने को मिलेगा, इसी वर्ग में देखने को मिलेगा। और अगर आप आवर्त देखेंगे तो चतुर्थ आवर्त में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है कि आंखों की दवाई के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का, नौसादर का, पोटास एलम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंखों की दवाई के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे पोटाश एलम का। अब ये पोटाश एलम क्या होता है, फिटकरी को ही हम पोटास एलम बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे लिख दिया गया पोटाश एलम। चाहे पोटाश एलम बोलिए चाहे फिटकरी बोलिए, बात एक ही होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आंखों की दवाई के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, पोटाश एलम, या फिर आप बोल सकते हैं फिटकरी का। पोटाश एलम फिटकरी दोनों एक ही है, बस नाम यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, जो कि सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा आज ही। और देखिए मैंने आपको बता दिया ना कि केमिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। 113 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है केमिस्ट्री से रिलेटेड, 113 वीडियोस, ठीक है। सभी चैप्टर्स मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, 2022 के लाइन से सभी चैप्टर्स आपके ऐड हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि पर डे आप यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें। अगर एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो आप 2 से 3 दिन में कोशिश कीजिए कि 3 दिन में आपका एक चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही पढ़ा दिया है, पढ़ना आपको है, तो अच्छे से अपना अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्जाम से पहले ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। और मैं आपको बता दूं, केवल केमिस्ट्री में ही नहीं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में भी मैंने मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हुए हैं। जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। आप सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की, आपको वहां पे वीडियोस टाइम से मिल जाएंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे भी ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।